हेलो डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेली लाइफ में फैमिली के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है, उस स्ट्रेस को हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। प्लीज डॉक्टर माधव। ये क्वेश्चन फैमिली लाइफ में डे टू डे लाइफ फैमिली के डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है उसे किस तरह से मैनेज करें। वैसे सोचा जाए तो ये बहुत जटिल क्वेश्चन है ना। क्योंकि फैमिली लाइफ में डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुई जिसके कारण स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, जिसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि डे टू डे लाइफ में आप जो फैमिली में जी रहे हो, मतलब कौटुंबिक जीवन जो आप जी रहे हो, तो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो आ, मैं ये समझता हूँ, मैं आपको तीन पॉइंट्स के ऊपर में ये बात बताना चाहता हूँ कि डे टू डे लाइफ में फैमिली में स्ट्रेस जो होता है वो कैसे होता है, या क्यों होता है, या उसे किस तरह से डील करें, कैसे हैंडल करें डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस को। स्ट्रेस के बारे में जब हम यहाँ कह रहे हैं तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि हम निगेटिव स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है, हमारा एक वीडियो है जिसमें हम निगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, और स्ट्रेस के ऊपर में हमारे वीडियो भी है। अगर आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो जरूर देख लीजिएगा स्ट्रेस के वीडियो को, अगर आपने देखा नहीं है तो, और देखा है तो रिविजन के लिए देख लीजिएगा। तो हम यहाँ निगेटिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अब निगेटिव स्ट्रेस की जब बात कर रहे हैं, फैमिली के अंदर में निगेटिव स्ट्रेस होता है, और वो एक कहते हैं ना कोल्ड वॉर जैसे सटल मात्रा में पनपता है। वो इमीडिएटली बाहर से आने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता। फैमिली के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी उसका अंदाज बहुत जल्दी नहीं होता। लेकिन अगर उनके बिहेवियर में चिड़चिड़ाहट है, अगर उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता आपस में बैठने के लिए, मतलब एक फैमिली अगर आपस में बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर के लिए, और वो गपशप नहीं लड़ाते काफ़ी समय के लिए, वो अपने अपने कमरे में या अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो आप समझिएगा कि ये लाइट डल सटल कहते हैं इसको, ऐसा स्ट्रेस है फैमिली लाइफ में। और ये जो स्ट्रेस है ये निगेटिव स्ट्रेस होता है। कैसे? क्योंकि मन ही मन में वो फैमिली मेंबर जो है वो शायद अपने दूसरे फैमिली मेंबर को कोसते हैं, या वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं होती ऐसा उन्हें एहसास होता है। जैसे कि हस्बैंड को लगता है कि वाइफ ने ये करना चाहिए, वो तो करती ही नहीं है, उसका तो मन ही ऐसा नहीं होता, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। या वाइफ को वैसे वर्षा ऐसा लगता है कि हस्बैंड को तो समय ही नहीं देना चाहिए, घर में समय देते ही नहीं, हमेशा बाहर ही रहते हैं, इनको तो अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं मिलती। या बच्चों को ये लगता है कि माता पिता हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारे लाड प्यार ही नहीं करते। तो ये जो विचार उनके मन में आ रहे हैं, ये विचार निगेटिव स्ट्रेस को दर्शाते हैं। अब ये निगेटिव स्ट्रेस के बारे में मैं इतनी ज़्यादा इम्फेसिस या इतना ज़्यादा स्ट्रेस या इतना ज़्यादा उसके ऊपर मैं महत्व क्यों दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि कई साल पहले एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था, 18 देशों में रिसर्च हुआ था। वो रिसर्च में ये पाया गया, उस रिसर्च का नाम है कार्डिया कार्डिया नाम का रिसर्च है। इस रिसर्च में ये मालूम किया गया कि निगेटिविटी अगर फैमिली में है तो बच्चे, ऐसे फैमिली में पलने वाले बड़े होने वाले जो बच्चे हैं, निगेटिव फैमिली स्ट्रेस के अंदर बड़े होने वाले बच्चे 30 साल की उम्र तक के उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, ये मालूम किया गया है। और क्योंकि ये मालूम हुआ है, इसलिए इस कार्डिया स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया। क्योंकि लोगों को ये मालूम हुआ कि अरे निगेटिविटी अगर फैमिली में है तो बच्चे जो आमतौर पे 30 साल की उम्र में, 25 साल के, 35 साल की उम्र में उनको ब्लड प्रेशर हो जाता। हालांकि हम सब लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर ये 50 साल के बाद में होता है ना। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है फैमिली के निगेटिविटी से। ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी से सिर्फ आपका मानसिक संतुलन खराब होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मन को ही तकलीफ होगी या मानसिक तकलीफ होगी, शारीरिक तकलीफ भी होती है और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की तकलीफ होती है। इसलिए निगेटिविटी या स्ट्रेस फैमिली के अंदर जो होता है उसके ऊपर में बात करना बहुत जरूरी है। तो मैं 3 बातों के ऊपर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि फैमिली के अंदर में निगेटिविटी या स्ट्रेस क्यों होता है। 3 बातें है। पहला पॉइंट है पेरेंटिंग, स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं उसको। दूसरा पॉइंट है इंटरैक्शन, फैमिली के अंदर के जो लोग हैं, 4 लोग या 6 लोग या 8-10 लोग, जो भी लोग हैं एक फैमिली में, उनके बीच में किस तरह से इंटरैक्शन होती है।
क्या वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है या वो निगेटिव इंटरेक्शन है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि फैमिली के अंदर में निगेटिविटी या स्ट्रेस रहेगा या नहीं रहेगा। और तीसरी बात है पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व। जो लोग फैमिली में रहते हैं वो कैसे, किस प्रकार के पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है। उदाहरण के तौर पे कभी कभी किसी फैमिली में लो सेल्फ एस्टीम रखने वाले लोग बहुत होते हैं, या कुछ लोग होते हैं, अगर वो उनका अहम बहुत नीचे है, वो अगर अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, तो उनके ये लो सेल्फ एस्टीम के कारण फैमिली के अंदर में स्ट्रेस डेवलप होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ओके, और भी कोई इसके पार्ट से मैं कुछ ही समय में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये 3 बातें हैं जिसके कारण फैमिली के अंदर में स्ट्रेस डेवलप होता है और वो पनपता है और वो रहता है, और जिसका परिणाम, दुष्परिणाम मन के ऊपर और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर होता ही है। तो पेरेंटिंग के बारे में जरा बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है, पेरेंटिंग आमतौर पे किताब में लिखा हुआ है 3 प्रकार की होती है। पहली बात डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, नाम पर से मतलब भी समझ जाओगे आप, लेकिन फिर भी मैं समझाने की और कोशिश करूंगा, उसको इलैबोरेट करने की, उसका विस्तार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े में। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, लिबरल पेरेंटिंग, लिबरल बोले तो फ्रीडम जिसमें बहुत ज्यादा है, लिबरल पेरेंटिंग, और डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग, या इसको बोलते हैं अथॉरिटी जचाने वाली, डोमिनेटिंग पेरेंटिंग। तो ये है डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग। तो 3 प्रकार की पेरेंटिंग है। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का मतलब सीधा होता है कि जिसमें हर किसी को अपना विषय, अपनी चाह, अपना ओपिनियन, अपनी सोच सामने रखने की फ्रीडम होती है। वो अपनी बात सब लोगों के सामने रख सकते हैं, और उनकी बातों को इमीडिएटली दुत्कारा नहीं जाता, उनकी बातों को सुना जाता, उनकी बात के ऊपर में चर्चा होती है, और फिर सब मिल करके निर्णय होता है कि क्या किया जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे घर में समझो फर्नीचर लेना है, सोफा लेने के लिए आप जा रहे हो या सोच रहे हो, तो सारे फैमिली के मेंबर सोचते हैं कि सोफा कैसा रहेगा, कौन सा अच्छा दिखेगा, और हर किसी का ओपिनियन जो है वो इंक्लूड किया जाता है, और हर किसी को उसमें सहभाग लेने का मौका दिया जाता है। यह हुआ डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का तरीका, जिसमें हर किसी को लगता है कि वो अपने एक फैमिली का हिस्सा है, और वो फैमिली जो बन रही है वो बनाने में भी वो कार्यशील रहता है। तो ये हुई डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का मतलब स्टाइल। दूसरे पेरेंटिंग का स्टाइल में जो कह रहा था उसको कहते हैं लिबरल पेरेंटिंग। लिबरल पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत बार बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है हर किसी को, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, माता पिता बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं। ये फ्रीडम हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि उसके कारण उनकी बॉन्डिंग कहीं कभी कभी दूरी आ जाती, बॉन्डिंग में उन्हें ये नहीं लगता कि पिताजी को सच में ये लग रहा है कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, मेरा भला सोचते हैं, जिसके लिए मेरे ऊपर में वो प्रेशर कर रहे हैं। ऐसा इस फैमिली में नहीं दिखेगा। इस फैमिली में ऐसा दिखेगा, पिताजी कहेंगे देख मुझको लगता है कि तूने ये करना नहीं चाहिए, या फिर भी अगर तेरी मर्जी है तो कर। या बहुत बार बच्चे कहते हैं पिताजी को, माँ को, कि हम ये करना चाहते हैं, तो माता पिता बोलते ठीक है, तेरे अगर समझ में आ रहा है तो तू कर ले। उसके ऊपर में चर्चा नहीं होती, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में बातें नहीं होती। पिताजी माताजी का जो अनुभव है, वो अनुभव इस लिबरल पेरेंटिंग में बच्चों के काम में नहीं आता, क्योंकि उनको फ्रीडम दिया है, जो चाहिए वो वैसा कर सकते हैं। तो ये हुआ लिबरल पेरेंटिंग का टाइप, जिसके कारण भी स्ट्रेस काफी हद तक बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बच्चा या जो पेरेंट या जो फैमिली का मेंबर जो भी निर्णय ले रहा है और जो भी कर रहा है, उसके लिए उससे सपोर्ट नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है। अगर वो निर्णय का रिजल्ट, उसने जो भी निर्णय लिया, जो भी उसने कार्य किया, उस कार्य का परिणाम अगर बुरा हुआ तो उसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि वो लिबरल पेरेंटिंग है। हर कोई कहता है तेरी जिम्मेवारी है, तूने किया, हम क्या करेंगे। ये उसका डिसएडवांटेज है, और इसीलिए स्ट्रेस पनपता है, कम मात्रा में क्यों ना हो लेकिन पनपता है। और तीसरी पेरेंटिंग की बात मैंने आपसे कहा जिसको कहते हैं डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कुछ महीने पहले किसी से बात कर रहा था, वो लड़के ने IIT में एडमिशन लिया। अब काफी बड़ी इंस्टीट्यूट है, काफी स्कोर अच्छा किया, काफी होशियार लड़का है। 12वीं करने के बाद में उसने IIT में एडमिशन लिया। मैंने उसे यूं ही पूछा कि ये IIT में तुम्हें जो सब्जेक्ट मिला, वो सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट तुमको नहीं मिला क्या? वो बोले नहीं, मुझको यही सब्जेक्ट मिल रहा था क्योंकि मेरे मार्क्स में कहीं स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह।
फिर मैंने उससे पूछा कि फिर ये सब्जेक्ट तुमने क्यों लिया, आईआईटी में इसमें गए, इससे बजाय और कोई एनआईटी में भी तुम जाते और तुम्हें अच्छा सब्जेक्ट भी मिल सकता था। तो उसने कहा कि नहीं मैंने ये निर्णय लिया नहीं, मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया। मैंने उससे पूछा क्यों, तो बोले पिताजी बड़े हैं, उन्होंने मुझको बताया कि तू ये कर ले, यहाँ ज्वाइन हो जा। मैं ज्वाइन हो गया। ये डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है और फ्रीडम भी नहीं है, जिसमें निर्णय किसी एक व्यक्ति ने लिया है और बाकी लोगों ने उसे सिर्फ फॉलो किया है। फिर बाद में वो लड़के को वो अच्छा नहीं लगा सब्जेक्ट, उसको दिक्कतें आई, समझ में नहीं आया, वो उसकी कहानी अलग है। लेकिन डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग में एक व्यक्ति जो फादर ऑफ फैमिली रहते हैं या मदर ऑफ, क्योंकि कुछ किसी किसी फैमिली में मदर का भी वर्चस्व रहता है, किसी फैमिली में फादर का वर्चस्व रहता है तो जो सबसे वर्चस्व व्यक्ति है, उन्होंने जो सोचा है, उन्होंने जो निर्णय लिया है, वो सबको फॉलो करना पड़ता, जिसको कहते हैं डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग। इसका भी डिसएडवांटेजेस बहुत है, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये 3 पेरेंटिंग के जो डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा में भी जो मैंने आपको बताया, उस पर से भी आपके ख्याल में आया या आ ही जाएगा कि स्ट्रेस क्यों बढ़ता है पेरेंटिंग के स्टाइल से। ठीक है ना? ओके, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि जिसमें आमतौर पे जो इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन के कारण स्ट्रेस बढ़ता है। अब इंटरेक्शन का मतलब मैंने फिर भी बताया था, पहले भी बताया था और किसी वीडियो में भी बताया कि अगर इंटरेक्शन निगेटिव हो तो डेफिनेटली परिणाम निगेटिव होगा। आमतौर पे मैंने इस बारे में ये देखा है कि आमतौर पे हमारे समय में, जब मैं छोटा था तो स्कूल में जाता था जब, तब खाना खाते समय में हम सब लोग इकट्ठा होते थे और खाना खाते खाते काफी बातें होती थी, बहुत बॉन्डिंग होता था, बहुत गपशप होती थी और बहुत मजे से खाना खाया जाता है। लेकिन आजकल क्या हुआ, सारे लोग काम करते हैं, बच्चे भी बहुत बिजी है। 10वीं के बच्चों को, 12वीं के बच्चों को तो घर में रुकने के लिए भी समय नहीं है। उनका क्लास हुआ, क्लास होने के बाद में उनका ट्यूशन रहता है, एक ट्यूशन हुआ तो दूसरा ट्यूशन हुआ, वो बेचारे हमेशा अपने ट्यूशन के इर्द गिर्द ही घूमते रहते। इसलिए मैंने ये मालूम किया कि आजकल खाने के मेज पे, खाने के टेबल पे सारे फैमिली के लोगों में इकट्ठा आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सॉल्यूशन मेरे मन में जो आया है वो ये आया है कि कॉफी या मॉर्निंग का टी जब आप लेते हो, उस समय में फैमिली के सारे मेंबर एक जगह बैठ सकते हैं और उस समय में आप लोगों ने चर्चा करनी चाहिए। तो वो चर्चा आपकी आमतौर पे निगेटिव होने की संभावना कैसी रहती है, जैसे कि अगर चर्चा का विषय निकला तो माता पिता आमतौर पे अपने बच्चों को उनके क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में पूछते हैं और उनके प्रॉब्लम के ऊपर में डिस्कशन करते हैं या उन्हें सलाह देने की कोशिश करते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये निगेटिव इंटरेक्शन है जिससे आपको निगेटिव परिणाम मिलेगा। ठीक है ना? तो ये निगेटिव इंटरेक्शन छोड़ करके अगर आप आमतौर पे प्रशंसा के माहौल बनाओगे, एक में की बात सुनोगे, एक में की बात को जितनी चाहिए उतनी वैल्यू दोगे, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन बनेगा। और अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन बनेगा तो बात अच्छी बनेगी। दूसरी और एक बात भी है, आमतौर पे क्या होता है, एक फैमिली के अंदर में बहुत बार कंप्लेंट्स पास ऑन की जाती। कुछ फैमिली में मैंने ये देखा, माँ को अगर कोई कंप्लेंट है बच्चों के लिए तो वो आमतौर पे खाने के मेज पे या किसी और समय में पिताजी को बताती है उनको जो कंप्लेंट है लड़के के या लड़की के बारे में। और वो कंप्लेंट माँ से जब सुनी जाती है तो ना लड़का रहता है सामने या कंप्लेंट जिसके बारे में कर रहे हैं वो भी नहीं रहता, तो पिताजी और माँ दोनों मिलकर के उस कंप्लेंट के बारे में सोचते हैं। जिसके बारे में वो कंप्लेंट है उसे मद्देनजर नहीं लिया जाता या उसे सहभागी नहीं किया जाता, तो डिस्कशन नहीं होता, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम नहीं होता और ऐसे समय में फिर निगेटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, पिताजी के भी मन में, माँ के भी मन में और जिसके बारे में कंप्लेंट है उसके भी मन में, क्योंकि उसके बारे में जो निर्णय लिया जा रहा है वो उसमें उसको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इस तरह से कंप्लेंट का जो डिस्कशन होता है, कंप्लेंट ओरिएंटेड जो डिस्कशन होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। इसीलिए प्रॉब्लम के ऊपर में और कंप्लेंट के ऊपर में आमतौर पे डिस्कशन ना हो तो अच्छा है। फिर इनको कैसे सुलझाए, क्योंकि कंप्लेंट तो होगी फैमिली में, प्रॉब्लम्स तो होंगे हर किसी के लाइफ में, उनको सॉल्व करने के लिए माता पिता को मदद करनी पड़ेगी। तो उसमें तरीका यह है कि उस व्यक्ति के साथ में स्पेशल समय दीजिएगा और उनके साथ में बातें कीजिए। बातें करते समय में डेमोक्रेटिक पैटर्न को अडॉप्ट करिएगा ताकि उनका क्या विचार है वो जाना जाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति का क्या विचार है वो जाना जाएगा, फिर माँ को क्या लग रहा है, पिताजी को क्या लग रहा है, इन सब बातों की चर्चा होगी और फिर उसमें से कोई इमीडिएट निर्णय नहीं लिया जाएगा। पहले दिन चर्चा होगी, दूसरे दिन निर्णय के ऊपर में जाएंगे।
तो स्ट्रेस कुछ हद तक के कम हो जाएगा और निर्णय भी ऐसा मिलेगा जिसमें सब लोग सहभागी है, जो निर्णय सबको अपना लगेगा, है ना। निर्णय सबको अपना लगना भी बहुत जरूरी है ना। वो भले ही निर्णय स्कूल में ना जाने का हो, टीवी बंद करने का हो, कुछ कुछ घरों में मैंने देखा 10वीं 12वीं में टीवी बंद किया जाता, मोबाइल फोन नहीं लगाने का हो, मोबाइल फोन छोड़ देने का हो, ये भी निर्णय बड़े दिक्कत वाले निर्णय होते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को भी। तो ऐसे निर्णय सब लोगों ने मिलकर के करने की जरूरत है, जिसमें हर किसी को लगे कि वो खुद भी उस निर्णय लेने में सहभागी है और निर्णय की जिम्मेवारी उसकी खुद की भी है, ये लगना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा और कंप्लेंट्स को भी इसी तरह से सॉल्व करिएगा। तीसरा पॉइंट जो मैं कह रहा था वो ये है कि पर्सनैलिटी के ऊपर में आपके फैमिली के अंदर में स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। अब ये इसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोई लोग बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कोई लोगों का एस्टीम मतलब अहम लो होता है, मतलब उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो पर्सनालिटी का प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए मैं आपको एक गोल्ड नाम का एक सिनेमा आकेगा, हिंदी पिक्चर, हिंदी मूवी में गोल्ड, उसमें हॉकी की टीम रहती है, इंडिया की हॉकी टीम रहती है, ठीक है ना। और अक्षय कुमार का उसमें बहुत बढ़िया रोल है। तो वो कोच रहते हैं, कोई बंगाली बाबू का उन्होंने रोल अदा किया है। तो ये हॉकी टीम में सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका प्ले करने वाले जो हीरो है, उनको दिखाया कि वो बहुत रिच घर से आते हैं, किसी राजा के राजकुमार रहते हैं, और वो हमेशा इस बात पे अड़े रहते हैं कि वो सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे, और जब वो सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं तो वो पास नहीं देते किसी को, खुद होकर के बॉल लेके जाते, डॉज लगाते और स्कोर करते, गोल लगाते। वो बहुत बेहतरीन खेलने वाले खिलाड़ी दिखाए, बहुत अच्छा खेलते हैं वो, लेकिन वो बहुत बेहतरीन है, इसीलिए वो टीम में बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट है। तो अगर आपके फैमिली में या किसी फैमिली में परफेक्शन को सीख करने वाले, परफेक्शन को चाहने वाले लोग हैं, तो परफेक्शन को चाहने वाले लोग बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि उनको परफेक्शन लगता है ना। फैमिली के अंदर में लोगों में क्या बॉन्डिंग है, आपस में आपसी समझौता कितना है, आपसी प्यार मोहब्बत कितनी है, इसके बारे में नजरअंदाज किया जाता है। तो वो गोल्ड सिनेमा से ये बात सीखने की है कि नहीं, परफेक्शनिस्ट रहना या परफेक्शनिस्ट होना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही उस गोल्ड सिनेमा से आपको और एक बात भी मालूम पड़ेगी जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। गोल्ड सिनेमा में क्या दिखाया है कि लेफ्ट साइड का जो फॉरवर्ड है, राइट साइड का जो फॉरवर्ड है, सेंटर फॉरवर्ड जो है या बैक है, हॉकी की टीम में खेलने वाले, वो लोग सब फिक्स रोल प्ले करते हैं और उनके रोल इंटरचेंजिंग नहीं है। तो किसी फैमिली में अगर रोल भी फिक्स है और वो इंटरचेंजिंग नहीं है तो स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। अभी हाल ही में कोरोना में आपने देखा, कुछ कुछ घरों में हस्बैंड्स जो पिता होते हैं या पतिदेव होते हैं, उन्होंने रोटियां बनाई, झाड़ू लगाए। मतलब क्या हुआ, आमतौर पे ये शायद घर के महिला का काम होगा, लेकिन घर के पुरुष ने वो काम किया, भले ही वजह कोरोना हो, लेकिन ये सच में अच्छी बात है, क्योंकि इसमें रोल एक्सचेंज हुए। तो रोल अगर एक्सचेंज हो रहे हैं आपके फैमिली में, तो आपके फैमिली का स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन रोल अगर रिजिड है तो फैमिली का स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बहुत बार ये होता है कि समझो कोई सब्जी लानी है खरीद करके, तो फैमिली की महिला जाएगी, सब्जी खरीद करके लाएगी। वो सब्जी खरीदने में क्या दिक्कतें आ रही है या क्या तकलीफ आ रही है, उसमें उसको बाकी लोग मदद नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लोग अपने अपने रोल में अड़े हुए हैं। तो रोल अगर फिक्स नहीं होंगे, इंटरचेंजिंग होंगे, तो हर कोई एक मेक को मदद करेगा और उसके कारण वो फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो ये रोल एक्सचेंज करना, ये आपके पर्सनैलिटी के ऊपर में डिपेंड होता है। क्योंकि देखिएगा, कुछ लोग रोल एक्सचेंज करने की जब जरूरत कब पड़ती है, जब कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई तनाव वाली बात आ जाती है, कोई ना कोई डिफिकल्टी आ जाती है। तो कुछ लोग जब कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो बहुत तिलमिला से जाते हैं, बहुत गुस्सेल हो जाते हैं, या उन्हें वो टॉलरेट नहीं होता, या वो एडजस्ट नहीं कर सकते। उसका कारण उनकी पर्सनैलिटी को बोलते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी। तो फैमिली के अंदर में अगर टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग हो, परफेक्शनिस्ट लोग हो, हाँ, लो सेल्फ एस्टीम वाले अगर लोग हो, तो फैमिली में इन लोगों के कारण स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, और ये लोग खुद भी स्ट्रेस बहुत पैदा कर देते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है ना।
कुछ कुछ फैमिली में ये देखा गया कि कोई लोग बहुत हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, उन्हें थोड़ी भी उनकी गलती दिखाई जाए तो उनको बहुत गुस्सा आता है, या वो अपनी गलती को मानते नहीं, या वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, वो रोने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तिमत्व से भी फैमिली के अंदर में स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये 3 कारण है जिसके बारे में मैं आपसे आपके सामने ये रखना चाहता था कि डे टू डे लाइफ में कि क्यों फैमिली में स्ट्रेस बढ़ता है। इसके अलावा आमतौर पे जो कारण होते हैं फैमिली लाइफ में स्ट्रेस होने के, वो सब लोगों के फैमिली में नहीं देखे जाते, कुछ कुछ फैमिली में देखे जाते, तो वो थोड़े एबनॉर्मल कारण है, इसलिए मैं उनके बारे में आपसे आज के वीडियो में जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो मुझको आशा है कि आज का जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डे टू डे फैमिली लाइफ में स्ट्रेस क्यों होता है इसके बारे में बताया, इससे आपको लाभ होगा। और अगर आपने ऐसी कोई फैमिली देखी है जहां आपको लगता है या आपको मालूम है कि डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस रहता है, तो इन कारणों में से अगर कोई कारण है तो उसको आप सुलझाइएगा और अपना स्ट्रेस कम करिएगा और खुश रहिएगा, स्ट्रेस फ्री रहिएगा। सो थैंक यू सो मच।